we are starting today class with a rank booster based on block chemistry. तो ये block chemistry क्या है? Block chemistry basically includes your S block, P block, D block, qualitative and quantitative analysis. मतलब आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहेगा. एक करके बताओ तुम में से कितनों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी कर दी है? एनीवेज मीनवाइल आप अभी मुझे पता ही चल ही जाएगा जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी. तो पहला शुरू करते हैं. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नया कॉन्सेप्ट आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सीखेंगे. क्वेश्चन है कि which of the following shows symmetrical cleavage of डाइबोरेन. मतलब ये क्वेश्चन वैसे जनरली हम लोग बोरेन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं, डाइबोरेन के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं वगैरह वगैरह. पर ये जो क्वेश्चन है ये क्लीवेज के ऊपर है बोरान का, डाइबोरेन का. इसके जो ऑप्शंस हमारे पास वो है जैसे डाइमिथाइल सल्फर. सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है पिरिडीन. पास है वो है PF3 और हमारे पास है वो है अमोनिया. सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे बताएंगे बेटा वो है कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या है. वो तो हम लोग सब जानते हैं. डाइबोरेन में जो है स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो दोनों H के बॉन्ड है ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बॉन्ड. सिमिलरली इस के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन के नॉर्मल बॉन्ड होंगे. बट साथ में इसके पास जो यहाँ पे H होगा वो H के साथ इसका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, है ना. ये एक एबनॉर्मल बॉन्ड होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का. क्लीवेज की बात करनी है. मतलब आप लोगों ने कितनी बार ये रिएक्शन देखा होगा? अगर आप लोग रिकॉल करो तो आपने ये रिएक्शन जरूर देखा होगा. B2H6 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं 2 अमोनिया के साथ, तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस क्या है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना. पहले लो टेम्परेचर प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट और एक्सेस में ले लो तो बोराजोल, ये सारे प्रोडक्ट बोरॉन नाइट्राइड सब बनता है. लेकिन जो सबसे सिंपल प्रोडक्ट, जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है बेटा वो अगर आप लोगों को याद हो वो होता है एक आयोनिक अडक्ट जो लो टेम्परेचर फॉर्मेशन पर होता है. ये जो आयोनिक अडक्ट है ये बेसिकली किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि क्लीवेज होती है डाइबोरेन की. अब क्लीवेज किस तरीके से होती है डाइबोरेन की वो समझते हैं. 2 तरीके से डाइबोरेन की क्लीवेज हो सकती है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल. देखिए अगर मैं इस तरीके से यहां से इस प्रकार क्लीव करूं जैसे मैंने लिखा तो आप देखेंगे इस बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन जाएंगे और इस बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन जाएंगे और जो चौथा वैलेंसी है इसका लिगैंड, क्योंकि क्लीवेज हमेशा लिगैंड की प्रेजेंस में होगा. आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो है लिगैंड के हैं. चौथी वैलेंसी जो है वो लिगैंड सेटिस्फाई करता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे. बट इस तरीके का जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये क्लीवेज अगर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज. और वहीं पे अगर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होना है तो इस तरीके से क्लीवेज हमें देखने को मिलता है. यहां से ये क्लीवेज इसमें आप देखेंगे एक बोरॉन जो है 2H लेके निकलता है और एक बोरॉन जो है 4H लेके निकलता है. तो इस तरीके का जो क्लीवेज है जो ये पर्पल से हमने लिखा है ये है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज. तो हमारे पास B2H6 में डिपेंडिंग अपॉन की लाइगेंड कौन से हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और सिमेट्रिकल क्लीवेज हो सकता है. अब हमें ये समझना है कि कौन सा लिगेंड सिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है और डाइबोरेन में कौन सा लिगेंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है. एक शॉर्टकट सा आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपका इनकमिंग लिगेंड
अगर आपका इनकमिंग लिगैंड जो है वो स्मॉल साइज का है, एग्जाम्पल देते हैं स्मॉल साइज का, जैसे कि आप ले लो अमोनिया, या आप ले लीजिए NO2 माइनस, आप ले लीजिए कार्बोनाइल, आप ले लीजिए साइनाइड, इस तरीके से कोई स्मॉल साइज का लिगैंड है जिसमें आप जनरली देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है बड़े बल्कि ग्रुप्स नहीं होंगे, साथ में जो सेंट्रल एलिमेंट है ना, ये कार्बन नाइट्रोजन सारे जो है ना आपका सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होंगे, बहुत डाउन द ग्रुप वाले फॉस्फोरस सल्फर ऐसे डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे, स्मॉलर साइज के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में हमारा हमेशा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, मतलब इस तरीके के लाइगैंड जो कि स्मॉल साइज के होते हैं वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराते हैं। और वहीं पे अगर मेरे पास लाइगैंड जो है वो प्रेजेंट है हमारा बल्कि लाइगैंड अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है। जैसे कि बल्कि लाइगैंड का भी हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास जो बल्कि लाइगैंड है, यहां हम लिख देते हैं इनकमिंग लाइगैंड अगर हमारा स्मॉल साइज ना होके इंस्टेड लार्ज साइज का प्रेजेंट है, एग्जाम्पल डाइमिथाइल सल्फर Me2S, PF3। देखिए PF3 जो है इस पर्टिकुलर केस में बल्कि माना जाता है, क्यों? क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड का डाउन द ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, तो डाउन द ग्रुप के एलिमेंट्स बड़े साइज के होते हैं। आप पिरिडीन ले सकते हैं, पिरिडीन हालांकि वैसे डाउन द ग्रुप एलिमेंट नहीं है, बट क्योंकि रिंग है इसके अंदर तो ये बल्कि माना जाता है। कोई और रिंग कंटेनिंग लाइगेंड हो, जैसे समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी लाइगेंड अगर आपके पास रिंग कंटेनिंग है वो भी बल्कि माना जाता है। तो जब आपका इनकमिंग लाइगेंड बड़े साइज का होता है, बल्कि होता है, तो वो सिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है। तो इससे आपको ये तो समझ आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि एक्चुअली में ये लाइगेंड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे कराते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी जस्ट इन अ वाइल। बट फॉर अ वाइल के लिए आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने कि अगर आपका इनकमिंग लिगेंड स्मॉल साइज का है तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, मतलब एक बोरॉन जो है 2H लेके निकलेगा, एक बोरॉन 4H लेके निकलेगा। और अगर आपका लाइगेंड लार्ज साइज का मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज, मतलब दोनों बोरॉन जो है 3-3H लेके निकलेंगे, इस तरीके से डायगोनल क्लीवेज होगा। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि सिमेट्रिकल क्लीवेज कौन शो करेगा, तो सिमेट्रिकल क्लीवेज वो शो करेगा जो बड़े साइज का है। तो ये भी बड़े साइज का है, ये भी बड़े साइज का है, ये भी बड़े साइज का है, तो ये तीनों ही मेरे सिमेट्रिकल क्लीवेज शो करने वाले हैं। इंस्टेड अगर पूछा जाता कि कौन सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं शो करेगा तो आंसर हो जाता अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एक लौता ऐसा है इस केस में जो हमारा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज जो है क्रिएट करेगा। यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? नो ना किसी को? चलिए अब जरा थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं और ये पता करते हैं कि क्लीवेज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज किस तरीके से होती है। तो एक और बार मैं डाइबोरेन यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, इस डाइबोरेन के दो केसेस हम लोग यहाँ ले लेते हैं। लेट्स से दो लाइगैंड मेरे पास आए, 2L लाइगैंड मेरे पास आए, और मैंने कहा कि ये जो है सिमेट्रिकल क्लीवेज कराने लायक है, मतलब ये जो है बल्कि लाइगैंड्स है। तो जब सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, एज आई सेड कि दो ये इस तरीके से टूटेंगे यहां से कि दोनों के पास, दोनों बोरॉन जो बनेंगे उनके पास 3-3H होंगे, है ना। तो 3H बना देती हूँ यहाँ, इसके पास 3H होंगे अपने नॉर्मल, और एक जगह इसका कौन लग जाएगा, वो लाइगेंड जो आया है। और इस तरीके का जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ये मेरा दो बार बनेगा, क्योंकि मेरे पास टेक्निकली दो जो है बोरॉन प्रेजेंट है। और ये जो कंपाउंड बनता है बेटा, ये हमेशा कोवेलेंट इन नेचर होता है। दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, दिस इज नॉट आयनिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमेट्रिकल क्लीवेज कराने से जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड होता है। बट वहीं पे अगर मैं दो लाइगेंड लूं और मैं बोलूं ये स्मॉल साइज के हैं, तो वो मेरे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे। और अगर वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे, मतलब यहां से इस प्रकार मेरा बोरॉन टूटेगा,
एक बोरॉन के पास 2 H रहेंगे, अगर 2 H रहेंगे तो इसी के ऊपर 2 लाइगेंड भी लग जाएंगे, एक कंपाउंड ये मुझे मिलेगा, और ये जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा अपने ऊपर, समझाऊंगी कैसे। और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स जो मुझे मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, जिसमें बोरॉन के ऊपर 4 H, जिसमें बोरॉन के ऊपर 4 H हैं, वो आयनिक कंपाउंड ये इस तरीके से बना, और ये जो मेरा कंपाउंड है ये आयनिक है। तो कैन यू जस्ट नाउ रिकॉल द रिएक्शन जो हम लोग B2H6 विद 2 अमोनिया करते हैं लो टेम्परेचर पे। उसमें याद है ना हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है, एडक्ट बनता है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होता था, BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, यही होता था। देखिए ये एग्जैक्टली वही नहीं है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल लाइगेंड कौन सा होता है, स्मॉलर साइज का, जैसे कि अमोनिया, तो अमोनिया यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लाइगेंड है, तो देखिए BH और 2 लाइगेंड की जगह अमोनिया लग गया और BH4 माइनस, है ना। तो इस तरीके का अगर क्लीवेज होगा तो हमारा आयनिक कंपाउंड जो है डेवलप होगा। तो अब कई तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डाइबोरेन से पूछे जा सकते हैं कि डाइबोरेन में मैं ये लाइगेंड डालूं तो मेरा कंपाउंड कोवलेंट होगा, आयनिक होगा, मेरा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी तरीके। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है डाइबोरेन के क्लीवेज पे कि आपका लाइगेंड कौन सा है। तो इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपका लाइगेंड कौन सा है, उसी बेसिस पे आप जो है यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपका कंपाउंड कोवलेंट है, या आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकली क्लीव होकर बना है या अनसिमेट्रिक। यहाँ तक समझ आती है बात। अब एक बार देखो, ये वाली चीज तो मुझे आपको समझ आ ही रही है, क्योंकि इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बेसिकली एक तरीके का वो कॉम्प्लेक्स है जिसपे B2H6 जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं डाइमर है ना, B2H6 एक तरीके का डाइमर है BH3 का, है ना। आपको वो याद है वो वाला केस जब आप लोग वो वाला रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब मेरे पास एल्कीन होता है और एल्कीन का मुझे हाइड्रेशन कराना होता है और मैं यूज करती हूँ B2H6THF H2O2 OH माइनस, राइट। ये क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें प्रोडक्ट बनता है ना। इसमें देखो क्या होता है बेटा, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे B6 जो है वो टूटता है BH3 में, और एक जो इसका ऑर्बिटल खाली होता है ऑर्बिटल में जो THF है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वो अपना जो है लोन पेयर डोनेट करता है फॉर्मिंग अ डक्ट, यू रिमेंबर। और जब ये मैकेनिज्म होता है तो हम बोलते हैं THF एज अ सॉल्वेंट निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है इसके p ऑर्बिटल में चला जाएगा और आपका जो है ये मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, है ना। अब ये वाला जो केस आप देख रहे हैं, क्योंकि THF एक रिंग है, बल्कि है, तो वो इस तरीके से जो है कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है ना। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर केस है जिसमें आप B2H6 डाइमर को जो है किसी और इनकमिंग लाइगेंड की प्रेजेंस में BH3 में तोड़ रहे हैं और BH3 को फिर आप स्टेबलाइज कर रहे हैं यूजिंग अ डिफरेंट लाइगेंड, दैट इज अ कोवेलेंट। तो इसमें तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो सिंपल सा चीज है कि आपने डाइमर को अपने मोनोमर में तोड़ दिया। मैकेनिज्म की जरूरत यहाँ है अनसिमेट्रिकल वाले में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में डिफरेंट क्लीवेज हो रहा, BH3 नहीं मिल रहा कहीं पे भी, है ना, मतलब मोनोमर यूनिट मुझे नहीं मिल रही है। तो मुझे यहाँ समझना है कि ये मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है बात, इसको मैं हटा दूं, आप लोग नोट कर लिए हैं। अब समझते हैं ये मैकेनिज्म हुआ कैसे है। देखिए आपका B2H6 मैं वापस से बना देती हूँ, ठीक है। अब इसमें लेट्स से मैंने अमोनिया एज अ लाइगेंड डाला जो कि एक स्मॉलर साइज लाइगेंड है, ये आ गया मेरा अमोनिया। ये अमोनिया ने जाके बेसिकली क्या किया, इस बोरॉन पे किया अटैक। जब ये इस बोरॉन पे अटैक करता है, इस वाले बॉन्ड में जो है होमोलिटिक क्लीवेज टाइप होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है
और आप देखिए क्या होगा। जैसे ही ये अमोनिया अटैक करेगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इस बोरॉन पे 2 H तो अपने है ही हैं, एक अमोनिया जाके लग गया, इसका ऑर्बिटल खाली हो गया वापस से क्योंकि एक ही बॉन्ड है, प्लस आप नोटिस करेंगे ये B 4H, और क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया जिसने मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे दे दिया, तो ये बन गया मेरा BH4 माइनस। ठीक, अब इस पे वापस से जाके अमोनिया अटैक करेगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे आप इसको आप याद करिए, BF3 जो है वो न्यूट्रल होता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, बट जैसे मैं इसमें चौथा एक वो लगाती हूँ, है ना, कोई लिगेंड मैंने दिया वहां पे, तो उसकी वजह से इस पे फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, क्योंकि अब अमोनिया जाके इस पे दोबारा अटैक करेगा, तो ये जो है अमोनिया की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज जो है ले लेगा। ये अमोनिया के एक लोन पेयर गए हैं यहाँ पे, तो ये बन गया मेरा इस तरीके से पॉजिटिव या BH4 माइनस। टेक्निकली इस तरीके का एक प्रोसेस हमारे पास होता है जब मेरे पास एक स्मॉलर साइज लिगेंड हो और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में पेरोक्साइड हो। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर मलिक जुड़े हैं? यस मैम। बेटा मुझे बता, तूने कभी क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है? आपने पढ़ाया था मैम? मैंने तो पढ़ाया बेटा। हाँ, फिर तो कहीं पढ़ा ही होगा फिर। अच्छा पढ़ा है तूने, चल तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा तू ही देगा। नहीं क्वेश्चन है, दूंगा। तू देगा। अरे क्यों? अच्छा ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। 3 और 4 तो सही है ना? 4 सही है? हाँ। आर यू श्योर? 3 तो पक्का। पक्का? हाँ। अरे ये बताओ, मैम 3 की तो रेडिश ब्राउन होगी ना? ये बनेगा ना इसमें FeOH होल थ्राइस, इसका प्रेसिपिटेट जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इट्स नॉट अ ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट, इट्स अ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। ग्रीन कैसे हो सकता है भैया? सही है। तो ये थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन गलत है। फोर्थ सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? फोर्थ में क्या बनेगा, युवराज बताना चाहेगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या बनेगा? कॉपर 2+ का है। हाँ कॉपर 2+ वाला, तो आयन बनेगा, मतलब यहाँ एक्चुअली प्रेसिपिटेट नहीं होगा, हालांकि ये एक सोल्यूशन तरीके का होगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, प्रेसिपिटेट तो नहीं बोलूंगा। यहाँ बनेगा कॉपर और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स होता है, CuNH3 होल 4, डू यू रिमेंबर दिस? यस मैम। अच्छा इस ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका ज्योमेट्री और वो बताओ जरा, क्या ज्योमेट्री होता है इस कॉम्प्लेक्स का? जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ ये डीप ब्लू कलर का होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन तो सही है ही है। इंफॉर्मेशन मांग ली तुमसे कि कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री वगैरह। स्क्वायर प्लेनर बनेगा मैम? स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल? DSP2 नहीं आ रही हाइब्रिड है स्क्वायर प्लेनर। यस इट्स अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन सही है हमारी, सेकंड ऑब्जर्वेशन गलत है। अच्छा व्हाट अबाउट द सेकंड ऑब्जर्वेशन? ये तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये निकल वाला क्वेश्चन 2018 2019 और इनफैक्ट 2018 में आया नहीं, मुझे नहीं पता, इन दोनों एग्जाम में जो है मेंस के पूछा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हो सकता है। तो ये
ये बताओ पहले, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला क्या कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, डीएमजी कौन सा, कॉम्प्लेक्स का कलर यही होता है, नहीं होता। ये जो टेस्ट है इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, दिस इज अ फाइनल for the detection of final test for detection of nickel, यही फाइनल टेस्ट होता है, यही अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो निकल का हम लोग डिटेक्शन करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल ही सही है। जो डीएमजी होता है वो क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज डीएमजी? डीएमजी किसी को नहीं पता? प्रभाव, लोकेश, मिथाइल ग्लासेनाटो, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो। ये क्या कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने वाला है डीएमजी का। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बेटा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डीएमजी का पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। और का टेस्ट है, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। निकल जो है के साथ रोज रेड कलर का जो है हमें देता है, दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो। इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट है। तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट है और कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं बताऊं आप लोगों को बेटा, वो ये है, ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। देखो अगर मैं यहाँ पर भी OH लगा देती ना, HH OH दोनों जगह लगा देती, तो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड बन जाता। ठीक है, ये डीएमजी जो होता है वो नेगेटिव चार्ज लिगैंड होता है, इसलिए ग्लाइऑक्सीमेटो लास्ट में एटो लगाया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके एक डीएमजी में एक OH ग्रुप इंटैक्ट होता है, दूसरा O माइनस होता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो O वाली साइड भी एक डोनर साइड हो सकती है, नाइट्रोजन के ऊपर ऑफ कोर्स लिगैंड है तो नाइट्रोजन भी डोनर साइड हो सकती है, लेकिन ये हमेशा नाइट्रोजन की साइड से ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्सीजन की साइड से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, बिकॉज़ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है। और यहाँ आप रिंग्स देखिए, ये जो है ना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ बॉन्डिंग है, तो पहले को अगर हमें ये नहीं पता कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हम आंसर देंगे कि इसमें 2 रिंग बनती है, एक्चुअली में 4 रिंग जो है बनती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और 2 चिलेशन की वजह से। कॉम्प्लेक्स है, ये होता है हमारा ब्यूटीफुल डार्क रेड कलर, जिसको बोलते हैं निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर काफी, ये फेवरेट कॉम्प्लेक्स है जेई का, मतलब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, या तो रिंग से रिलेटेड, ये बाइडेंटेट है इससे रिलेटेड, निकल के टेस्ट से रिलेटेड, या कौन सी साइड से डोनर साइड है, सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक, बात क्लियर हो गई? दिस इज एकदम सही ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन ये के बारे में जरा थोड़ा देखना है कि ये ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है। कितने बच्चों को ये वाला रिएक्शन याद है? ये रिएक्शन बेसिकली टेस्ट ऑफ अमोनिया है, और टेस्ट ऑफ अमोनिया में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली नेस्लर्स रिएजेंट यूज करते हैं। ये रहा वो रहा हमारा नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये टेस्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस टेस्ट से ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ब्राउन, हाँ जी राइट, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो हमारे पास जब हम अमोनियम में बेस नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 डालते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है इस तरीके से, मरकरी ओ मरकरी अमोनिया आई, ऐसे याद कर सकते हो, मरकरी और मरकरी अमोनिया आई, तो HgO Hg NH2I। ये जो एक प्रेसिपिटेट बनता है, ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसका कलर होता है ब्राउन, वी गेट अ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हमारी गलत हो गई, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड एंड फोर्थ। तो
एक ही क्वेश्चन में इन्होंने कितने सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली। इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना कि मैं टेस्ट में देने वाली हूँ, तो इसलिए अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस को अच्छे से रखो। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब खाली ये नहीं होता कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब पी ब्लॉक में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आधे रिएक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस के हमने पी ब्लॉक में करे होंगे, आधे हमने डी ब्लॉक में करे होंगे, आधे हमने क्वालिटेटिव में करेंगे। तो इन अ वे आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट देना है मुझे बाय ऑन द सैटरडे। Moving head towards question number 3. Question number 3, I hope आप लोगों को on the tips होना चाहिए। ये मैंने कितनी बार बहुत अच्छे से कराया है, मतलब ये रिएक्शन आपने बहुत बार देख ली होंगी, तो आपको ये आ जाना चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, a compound X on reaction with nitrogen produces a fertilizer। कुछ क्लिक करा इतना सुन के, फर्टिलाइजर सुन के। X on hydrolysis produces acetylene। अब तो समझ आ ही गया होगा। Whereas अच्छा, ये फर्टिलाइजर जो है हमारे पास, इस फर्टिलाइजर को हम लोग नाम दे रहे हैं, लेट्स से फर्टिलाइजर का एक कंपोनेंट है जिसको मैं नाम दे रही हूँ बाय, तो लिख देते हैं whereas बाय ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस अमोनिया। आपको एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है। एक्स एंड वाई क्या है, तो वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, उम्मीद है कि पता चल जाना चाहिए। पता चला? मैम एक्स तो वो होगा ना कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड, शाबाश। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हमें देता है एसिटाइलिन, तो ये तो सही है, एक्स हो गया। वाई क्या होगा मैम CaCN2। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाता है? अच्छा बताओ क्या, CaCN2 CaCN2 दोनों में से कौन सा सही है? सेकंड वाला मैम। सेकंड वाला। ये गलत है, ठीक है। तो CaCN2 प्लस कार्बन, और ये जो है ना, इसको कॉमनली बोला जाता है नाइट्रोलियम एज अ फर्टिलाइजर की, जैसे हम इसे यूज करते हैं। तो जब ये जो Y है वो है दिस, इसका नाम क्या होता है बेटा? Y का हाइड्रोलिसिस मुझे क्या देता है? देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। तो X है कैल्शियम कार्बाइड और Y है ये CaCN2, पर CaCN2 का नाम क्या है? कैल्शियम साइनामाइड। साइनामाइड। अब ये क्या है, जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा विचार करना पड़ेगा। देखो जरा, ये जो लिखा था इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? कैल्शियम साइनाइड। बट ये जो मैंने लिखा है CaCN2, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर मुझे बता सकते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर? एक्चुअली में इसके अंदर मेरे पास कार्बन नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, ये होता है साइनामाइड आयन, और ये आयन रिएक्शन बना रहा है कैल्शियम आयन के साथ। दिस इज कैल्शियम साइनाइड। जबकि यहाँ पर जो है ना वो कैल्शियम आयन प्लस साइनाइड आयन, ये वो चीज है। ये हमें इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात करनी। तो साइनामाइड होता है
डबल बॉन्ड है, 2 नेगेटिव आयनिक इंटरेक्शन विद +2। तो याद है काफी बार सवाल ऐसे पूछा जाता है ना कि जैसे कैल्शियम साइनाइड कार्बाइड पर ये सवाल आता है कि कितने बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, तो हमें पता आयनिक इंटरेक्शन भी होती है इसमें, तो कार्बाइड के ऊपर ये क्या 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 आता है वो हमें मालूम रहता है ना, C2 होता है तो 2 पाई है। ऐसा साइनामाइड पे भी आ सकता है कि कैल्शियम साइनाइड में कितने आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड, और कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये इस प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ आपको नई रिएक्शन बताऊंगी जो आपको एज इट इज याद रखनी है, काफी काम आने वाली है। क्वेश्चन जो है वो है अ येलो कंपाउंड A turns orange on acidification. Due to the formation of compound B reacts with compound C in acidic nature. To form blue color, compound D. C और D क्या को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्शंस दे देती हूँ, H4, H2O7, H2O2 and Cr2O3, H2O2, HRO4, H2SO4, Cr5, और एक और H2O2 and Cr। देखो इससे ये तो समझ आ रहा है ये ऑरेंज ब्लू वाले जो कंपाउंड है वो डी ब्लॉक का है, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन फॉर डी ब्लॉक, क्योंकि आपको क्रोमियम यहाँ नजर आ रहा है ना सब जगह। और डी स्पेसिफिकली पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि अगर डी ब्लॉक का सवाल है और कभी भी येलो ऑरेंज और येलो ऑरेंज ऑरेंज येलो ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन दिखता है, मतलब ये हाँ जी हाँ जी CR2 क्या CR2O7 है कंपाउंड बी, अरे रुक जाओ ना, कंपाउंड CR2O7 2- है। हाँ Cr2O3 है ये, दिस इज Cr2O3। अब अच्छा सुनो मेरी बात, तो कभी भी ऐसे ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन दिख जाए, मतलब ये सवाल जो है क्रोमेट और डाइक्रोमेट की इक्विलिब्रियम की बात करना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो कंपाउंड ए येलो कलर का है जो कि एसिडिफिकेशन पे बी कलर मतलब ऑरेंज कलर का कंपाउंड दे रहा है, मतलब सी बात है कि कंपाउंड ए जो है वो मेरा क्रोमेट है, मतलब क्रोमेट आए ना, पोटेशियम क्रोमेट या कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, तो लेट्स से मैंने पोटेशियम ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि क्रोमेट में जब एसिड डालती हूँ तो वो डाइक्रोमेट में बदलता है, और डाइक्रोमेट में जब बेस डालती हूँ तो वो क्रोमेट में बदलता है, और क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ए है ये बी है, तो मुझसे तो ए बी पूछे नहीं है, मुझसे तो सी पूछे, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका जो बी है वो डाइक्रोमेट है, ए आपका क्रोमेट है, बी को रिएक्ट कर रहे हैं किसी के साथ ताकि वो डी दे सके, ठीक है। तो अब मुझे यही आइडेंटिफाई करना है कि किसके साथ वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ये वाली रिएक्शन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये रिएक्शन आपने देखी होगी, अब पता नहीं आप लोगों को ध्यान है नहीं है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो मेरा कंपाउंड बी है डाइक्रोमेट, इसको बेटा अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम
रिएक्ट कराती हूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ब्लू कलर का CrO5 मुझे मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। साथ में K2SO4 प्लस पानी मुझे मिलता है। ये ब्रिलियंट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पे ये B है, इसको मैंने ये C के साथ रिएक्ट किया तो ये D बना, मतलब आंसर मेरा E है कि C और D। अब C और D में अब देखो जरूरी तो नहीं सवाल है, लेकिन काफी डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास इस D को लेके, क्योंकि D आपको याद है ना, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से होता है। प्रोफाइल है ना, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की सेंट्रल एटम की क्या होती है। यस मैम। हाँ, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस CrO5 में जैसे मैं बता रही थी कि बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लासिक होता है ना, और ये कब बनता है, जब आप डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करें इन एसिडिक मीडियम टू गेट CrO5 प्लस K2SO4 एंड वाटर। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड हमारे पास है इसका एक का मतलब नाम होता है, वो होता है क्रोमियम 6 ऑक्साइड साथ में परऑक्साइड। तो दिस इज क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड परऑक्साइड लिंकेज दोनों ही प्रेजेंट होती है, तो इसको बोला जाता है क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो है इसका कलर डीप ब्लू होता है, तो ये भी हम लोग जो है ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा C वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा H2O2 और D वाला कंपाउंड जो होगा वो होगा CrO5, राइट। Now let's move towards the next question. The next question काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, धोखा देने वाला, जिससे मोस्टली बच्चा धोखा खाता है। क्वेश्चन है, पहले मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। पर जेनेट्स के ऊपर, पर जेनेट्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला। दूसरा, परजेनेट्स perzenate ions are sp3d2 hybridized. तीसरा, perzenates ion has 2 peroxide linkage. Perzenates ion are formed by the reaction between HCF6 and NaOH. सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये परजेनेट क्या है, व्हाट इज दिस परजेनेट्स, यही वाली चीज आपको इंपॉर्टेंट है। परजेनेट बेसिकली क्या होते हैं, पहले परजेनेट आयन बेटा ये होते हैं Xc डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH 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 OH। ये जो होता है ना, ये परजेनिक एसिड होता है। दिस थिंग आई हैव मेड इज अ परजेनिक एसिड।
इसका अगर आप आयन बनाना चाहते हैं तो आप ये एच हटा दीजिए, मतलब ये बनेगा XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, दिस इज पर्जेनिक आयन। और इसमें क्या सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये है कि इसके नाम में पर है लेकिन इसके अंदर कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, नो परऑक्साइड लिंकेज। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता तो ऑब्वियस ही बात है आधों के ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता पर्जेनिक आयन क्या है, क्योंकि पर्जेनिक एसिड का रिएक्शंस हमें पढ़ने ही नहीं है ना। बट रिएक्शंस नहीं पढ़ने, बट इसके नोमेनक्लेचर पे सवाल आता है कि इसमें पर लिखा जाता है, इसके नाम में पर लिखा जाता है पर इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज नहीं होती। मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है ही है 100%, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये क्वेश्चन आप ये स्टेटमेंट तो गलत है ही। तो ये काफी ध्यान रखना कि जेनिक के साथ जो भी कंपाउंड बन रहा है, जेनिक एसिड के साथ जो भी कंपाउंड बन रहा है, चाहे उसके नाम में पर आ रहा है नहीं आ रहा, उसके अंदर परऑक्साइड लिंकेजेस नहीं होती। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब मैं बाकी जो स्टेटमेंट सही है या गलत है उनको एक बार चेक कर देती हूँ, क्योंकि ये तो पता है कि ये सी वाला पॉइंट जो है हमारा गलत है। ठीक है, तो पर्जेनेट आयन का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि इसके अंदर कोई भी परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती है। अब एक एक करके बाकी सारी चीजों को जो एनालाइज करते हैं कि ये बनता कैसे है, और साथ में ये देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये पहले बात क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आप देखो इसका फॉर्मूला आपने क्या बनाया, XCO 4 थे ना आपके पास, O 1 2 3 4 6 O है आपके पास, CO6 और 4 नेगेटिव है, ये है ना पर जेनेट आयन। इसमें आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, वो +8 है ना, विच इज ऑफ कोर्स द हाईएस्ट, क्योंकि जेनॉन के लिए +8 ही हाईएस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे आप लोगों को बताऊं तो ये सारी तरीके की पॉसिबल ऑक्सीडेशन जो है वो करा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है और आपने यहाँ पे परजेनेट आयन डाला, तो वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में जो है बदल देगा। तो वो हर तरीके की, जैसे आपका KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्राइमरी अल्कोहल को वहां ले जाता है एसिड में, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके का जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें मिलता है, और ये भी ऑल पॉसिबल सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कराता है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि पावरफुल ऑक्सीडेशन होगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी हमारे पास। अब परजेनेट है sp3d2 हाइब्रिडाइज, ये तो आपको दिख ही रहा है, क्यों? क्योंकि आपने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है उस पर आप सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल sp3d2, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये गलत है, मैंने बता दिया, नाम में पर है, आपको धोखा देने के लिए ये होता है, पर इसके अंदर कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता, ये धोखा धड़ी है सीधी और कुछ नहीं है, पर इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता। और जो आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट वो ये है कि क्या ये बनता है बाय द रिएक्शन बिटवीन XCF6 एंड NaOH, ये स्टेटमेंट भी पूरी करेक्ट है, इट इज फॉर्म्ड बाय, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो जब आप XCF6 और NaOH का रिएक्शन कराते हैं, काफी अच्छा रिएक्शन है XCF6 बेसिकली, तो वाला रिएक्शन काफी अच्छा माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। XCF6 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे देता है Na4XeO6, दिस इज परजेनेट आयन, प्लस जेनॉन भी फॉर्म करता है, प्लस NaF एंड H2O2। तो बेसिकली यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो है आपका +6 है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ के क्या हो गया +8, और यहाँ के क्या हो गया 0। ये भी रिएक्शन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है यहाँ से, क्योंकि ये जो धोखे वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जामिनर जनरली पूछता है हम लोगों से। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी,
मैम ये जो एसिड बना इसका इन फैक्टर कितना होगा? विच एसिड? ये मैम ये ऑर्गेनिक एसिड, यस मैम। इसके 4 है इन फैक्टर 4। बाकी रिएक्शन डिपेंडेंट है, अगर कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो 4 है, क्यों देख सकते हो ना 4 Na ले रहा है, ये देखो ना Na4 आया ना हमारे पास, इसका मतलब इसके अंदर 4 H जो है वो Na से रिप्लेस हुआ ना। तो अगर रिएक्शन Yes. तो 4 होगा इन फैक्टर, बाकी अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन करा रहे हैं तो 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये नेक्स्ट सवाल हमारा आज का लास्ट सवाल है, और ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे, ना कि मैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन खासकर आप लोगों से इंटीजर टाइप में जो है पूछे जाते हैं। बेटा ये मैं पहले फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, ये जो लाइव सेशन का रैंक बूस्टर टाइप चल रहा है ना, ये एक तरीके से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ दे आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो एडवांस लेवल पे या तो मेंस लेवल पे। तो ये क्लास आउट ऑफ योर रिविजन पार्ट तो आपका ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो सीक्रेट हम लोग रिएक्शंस बता देते हैं ना क्वेश्चंस के चलते हुए, तो उन रिएक्शंस को आप खासकर ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से, मतलब मैं कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे, इनमें से कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि लीनियर स्पीशीज है, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर लीनियर स्पीशीज। मेरे पास कंपाउंड्स है, ये देखिए N3H I3+, N2O, N5+, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखेंगी, Br3-, C4O2, N3-, para hydroxy phenol, and 1,4-diethynyl benzene। तो एक एक करके आप मुझे जरा थोड़ा सा अपना आंसर बताते चलिए कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कितने स्पीशीज ऐसे हैं जो कि लीनियर है। स्टार्टिंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आदित्य करो। तो आदित्य जैन भी ट्राई कर सकता है। हाँ जी, कुछ समझ आया? मैं बताती हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, ये N3H जो है ना आपके पास, इसका नाम क्या होता है? दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड। ये हाइड्रोजोइक एसिड आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा काफी बार, ये जो एसिड के रिएक्शन है उसमें आपको देखने को मिलता है। ये हाइड्रोजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, पहले तो ये एनालाइज करते हैं। देखिए इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे तो लीनियरिटी दिख रही है, बट यहाँ जो ये H लगा रहता है ना, इस H की वजह से यहाँ लीनियरिटी बेसिकली नहीं आ पाती है, तो ये एक नॉन लीनियर स्पीशीज होता है, याद रखिए। I3+ तो आप लोगों को पता है, ये तो नॉन लीनियर ही रहेगा क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज आता है। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये लीनियर तो हो नहीं सकता, ये भी नॉन लीनियर स्पीशीज है। N2O लीनियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो सबको पता ही है, दिस इज अ लीनियर स्पीशीज। क्यों? क्योंकि आप इसका कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए या फिर इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो बना लीजिए, ये वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही
स्ट्रक्चर जो है लीनियरिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये लीनियर है मेरा, ये हो गया। ये लीनियर नहीं है क्योंकि ये H जो है ये इसको लीनियर नहीं बनाता, ये H की वजह से लीनियर नहीं होता था। ये नहीं है sp3 है, ये लीनियर है। अच्छा ये अभी मैं इसके ऊपर आती हूँ, थोड़ा व्हाइल रुक जाइए। इसके बाद ये अजाइड आयन है ना, N3 माइनस अजाइड आयन है। अब ये आयन एक्चुअली हाइड्रोजोइक एसिड का ही तो आयन हुआ ना, इसमें से अगर आप एक H हटा दोगे ये बन जाएगा, और ये H ही इसको नॉन लीनियर, ये तो लीनियर है ही है, इसमें फिर कोई दो राय नहीं है क्योंकि इसमें वो H नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो ये लीनियर हो गया मेरे पास। ठीक है, अब आते हैं C4O2 पे। C4O2 का भी स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हैं, C4O2 सब ऑक्साइड होता है मेरा, C4O2 है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये भी लीनियर हो गया। अब आते हैं इस पे, ये भी हो गया मेरा। चलो B3 Br3 माइनस, दिस इज समवॉट लाइक I3 माइनस। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये sp3d आएगा, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर जो है 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, जिस चक्कर से ये लीनियर शेप का हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये इस तरीके से होता है ना हमारे पास, यहाँ पे भी Br और यहाँ लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, Br3 माइनस, तो ये भी लीनियर हो गया, ये भी हो गया, मुझसे समझ आ गई बात। अब आते हैं इसकी तरफ, ये N3 प्लस है, तो अभी कितने लीनियर स्पीशीज हो गए उसको हम लोग अगर गिन लें और उस पे अगर टिक लगा दे खाली, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये तो लीनियर नहीं है, इसे हटा देते हैं, ये लीनियर नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये लीनियर है, इसे रखते 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 हैं, है ना। अब आते हैं बाकियों पे, यहाँ तक तो हम लोगों को बात समझ आ गई। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ, ये जो मेरा बचा है N35, काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है N35 प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। इसका नाम किसी को पता है, किसी ने सुना है ये N35 प्लस क्या है? नो आइडिया एट ऑल? ये जो N35 प्लस होता है बेटा, तो नॉन लीनियर स्पीशीज है, पर मैं पहले आपको उसका नाम बता देती हूँ। इसका जाता है N5 प्लस पेंटाजीनियम आयन, पेंटाजीनियम आयन, और ये कुछ इस प्रकार होता है। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन प्लस चार्ज, दिस इज पेंटाजीनियम आयन। ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर है, इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे हो सकता है कभी इनडायरेक्टली पूछा जाए, कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड और शेप एंड ऑल दैट स्टफ, है। तो ये भी नॉन लीनियर हो गया, इसको भी हमने अपने पिक्चर से हटा दिया। अब आओ पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल, कितने लोग कह रहे हैं पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल लीनियर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, उसके वो हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड जाता है ना। यस, दिस इज अ नॉन लीनियर स्पीशीज। व्हाई? क्योंकि अगर ये लीनियर होता तो उसका डायपोल जीरो ना होता, बट ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो हमारे यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनकी वजह से। ये जो हाइड्रोजन होते हैं, इनको एक तरीके से एक फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं रोटामर्स। हालांकि ये तुम्हें पढ़ना नहीं है तो उसे बता नहीं, बट आप लोगों को ये पता है कि इनके हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जिस वजह से नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाता, और ये नॉन लीनियर स्पीशीज कहलाता है। तो दिस इज नॉट नॉन लीनियर। अब यहाँ OH भी लग सकता है, OR भी लग सकता है, और SH भी लग सकता है, SR भी लग सकता है, कोई भी इस तरीके का ग्रुप लग सकता है जिसमें मतलब H की सब्स्टिट्यूएंट बदल दिए या O की जगह S लगा दिए, तो सारे के सारे जो है इसी कैटेगरी में आएंगे। रोटामर्स बनाते हैं, डायपोल मोमेंट इनका जीरो नहीं होता, और ये नॉन लीनियर स्पीशीज है, तो ये भी हमारा लीनियर नहीं है। अब आते हैं इस पे 1,4-डाइइथेनाइल बेंजीन, ये क्या होगा? लीनियर होगा नहीं होगा? ये होगा मेरा डाइइथेनाइल बेंजीन, देखिए यही होगा, और ये इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? लीनियर। तो हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर हमारा आ गया लीनियर। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए? ये लीनियर,
तो हमारा ये लीनियर 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो हमारा आंसर हो गया इसका 5। बात समझ में बेटा सबको? ठीक, चलो बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है, और बाकी जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट?